हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आकलन के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें, यानी कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट बताना है। और मैंने कुछ और अन्य क्वेश्चन भी करा दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आकलन के प्रकार बताना है, या हम इसको रूप भी बोल सकते हैं। तो इसको दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक है शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर, और एक है प्रकृति या क्षेत्र के आधार पर। तो इसमें शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर इसको फिर फर्दर तीन टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। एक है संरचनात्मक आकलन, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, और दूसरा है योगात्मक, जिसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, और निदानात्मक आकलन, जिसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रकृति या क्षेत्र के आधार पर देखेंगे तो स्वयं आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, सहपाठी आकलन यानी कि जो आपका पीयर असेसमेंट हम बोलते हैं, और ट्यूटर आकलन, जिसको ट्यूटर असेसमेंट बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे टोटल कुल मिला के 6 टाइप्स हो गए हैं। तो देखेंगे बारी बारी करके। तो आम भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी आपका योगात्मक आकलन से पहले का जो भी आप तैयारी करते हैं, वो आपको संरचनात्मक आकलन में कराया जाता है। मान लीजिए आपका कोई भी क्लास हो गया, या कोई भी परीक्षा जो आता होता है आपका ईयरली, उससे पहले का जो भी तैयारी होता है वो आप संरचनात्मक आकलन में करते हैं। और योगात्मक आकलन तो आपको पता ही है, कोई भी जो परीक्षा होता है, जो भी आपने सीखा हुआ है उसके बाद जो आपका परीक्षा लिया जाता है, तो वो योगात्मक आकलन में आ जाता है। और उसके बाद जो आपका निदानात्मक आकलन है, वो आपका होता है जो भी आपने अधिगम किया उसमें जो भी गैप होता है उसको फाइंड करने के लिए ये सब प्रोसेस आपका निदानात्मक आकलन में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्व आकलन हुआ कि सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आप खुद का आकलन किस तरह से करते हैं। और सहपाठी यानी कि जो भी आपके सहपाठी सब हैं, क्लासमेट, वो आपका आकलन करते हैं। और ट्यूटर असेसमेंट जो आपका टीचर असेसमेंट करते हैं। ये सब हो गया। अभी बारी बारी से हम देखेंगे इसमें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में लिखा हुआ है, जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग या निर्माण अवस्था में रहती है, तो उसका आकलन कर उसमें सुधार किया जाता है। तो इस प्रकार के आकलन को संरचनात्मक आकलन कहते हैं। अर्थात किसी भी शैक्षिक योजना का आकलन उसकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसे संरचनात्मक आकलन कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, संरचनात्मक आकलन किसी भी शैक्षिक योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व किया जाता है। ठीक है, ये सब समझ गए होंगे आप, ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक क्या है संरचनात्मक आकलन की। पहला है संरचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ सीखने की ज़रूरत तो और पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के लिए आकलन के लिए किया जाता है। उसके बाद सेकंड है संरचनात्मक आकलन पाठ के बीच बीच में किया जाता है। संरचनात्मक आकलन शिक्षकों को उन अवधारणाओं की पहचान करने में सहायता करता है जिन्हें समझने में छात्रों को कठिनाई हो रही है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे है रचनात्मक आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। और रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद है यहाँ पे इसके उद्देश्य भी हैं। इस रचनात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। उसे उसके बाद यहाँ पे है योगात्मक आकलन, जिसको हम संकलनात्मक आकलन भी बोलते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी या छात्र का पूरा प्रदर्शन निर्धारण के लिए किया जाता है। उसके बाद लिखा है योगात्मक आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्रदान होता है जो उनके प्रदर्शन के स्तर को बतलाता है। तो जैसे कि आपका ईयरली टेस्ट जो होता है एनुअल एग्ज़ाम, इस तरह से आप ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल। उसके बाद है योगात्मक आकलन से ये भी पता चलता है कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में कितने सफल रहे। उसके बाद है योगात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य है कि यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक एवं छात्र की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है, यानी कि हम इसको आउटकम्स बोल सकते हैं। उसके बाद लिखा थर्ड पे निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का पता लगाने के लिए निदानात्मक आकलन करता है।
निदानात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य है कि असफल छात्रों की असफलता का पता लगाकर उसे उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सके। जो स्टूडेंट का लेवल है उसके अनुसार उनको डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद है प्रकृति के आधार पर आकलन के प्रकार। तो पहला है स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट। तो स्व आकलन में छात्र कक्षा अध्यापन से जो सीखे रहते हैं उसका आकलन स्वयं करते हैं। उसके बाद यह आकलन पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जो छात्र बीएड छात्राध्यापक हैं वे स्वयं के कार्य को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखकर स्वयं की कमियों को जानने का प्रयास करते हैं तथा उसे दूर करने के प्रयत्न करते हैं। उसके बाद है सहपाठी आकलन, जिसको हम पीयर असेसमेंट बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे जो छात्र अपने सहपाठी या अन्य छात्रों के अधिगम में पृष्ठपोषण, जिसको फीडबैक बोलते हैं, प्रदान करते हैं, वह आकलन सहपाठी आकलन कहते हैं। सहपाठी आकलन स्वयं आकलन से ज़्यादा विस्तृत आकलन होता है, यानी कि ब्रॉड है। बीएड पाठ्यक्रम में प्राय सूक्ष्म शिक्षण, जिसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, कराते समय सहपाठी आकलन का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर पे है ट्यूटर असेसमेंट। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के अधिगम का आकलन कर पृष्ठपोषण दिया जाता है उसे ट्यूटर आकलन कहते हैं। इसमें ट्यूटर या शिक्षक छात्र के कार्यों पर उसे पृष्ठपोषण प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। महत्व, आकलन का महत्व। हम जानते हैं कि आकलन द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु पृष्ठपोषण दिया जाता है। आकलन मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था जब हमने आकलन, ये मेजरमेंट, ये सब पढ़ा था तब। आकलन का निम्नलिखित महत्व है। अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए। उसके बाद है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षक एवं छात्र के स्वयं मूल्यांकन के लिए। शिक्षक की शिक्षण विधियों के सुधार में। छात्रों की समझ का स्तर ज्ञात करने के लिए। अधिगम की प्रगति को जानने में। छात्रों में कक्षा में उचित स्थान निर्धारण करने पर। उसके बाद है छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को जानने के लिए। और उसके बाद देखेंगे हम इसके सिद्धांत क्या क्या है असेसमेंट के। तो पहला है वैधता। वैधता ही यह सुनिश्चित करती है कि आकलन का कार्य एवं संबंध मानदंड छात्रों के अभीष्ट अधिगम परिणामों का प्रभावी ढंग से मापन हो रहा है अथवा नहीं, इसलिए आकलन में वैधता होनी चाहिए। उसके बाद है योजना प्रारूप का अभिन्न अंग। आकलन योजना प्रारूप का अभिन्न अंग होना चाहिए, साथ ही योजना के लक्ष्यों एवं अधिगम परिणामों से सीधे संबंधित होना चाहिए। उसके बाद है पृष्ठपोषण। उचित समय पर दिया गया पृष्ठपोषण छात्रों में अधिगम एवं उसमें सुधार की सुविधा को बढ़ावा देता है, इसलिए पृष्ठपोषण को आकलन प्रक्रिया का अभिन्न अंग समझना चाहिए तथा समय समय पर पृष्ठपोषण प्रदान करते भी रहना चाहिए। उसके बाद है प्रबंधीय। आकलन कार्य को निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण कर लेना चाहिए, जिसमें इस प्रक्रिया का अतिरिक्त दबाव शिक्षकों एवं छात्रों पर ना पड़े। आकलन के लिए जो भी प्रारूप निर्धारित किया जाए वह विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है स्पष्ट, सुलभ, पारदर्शी। आकलन के माध्यम से प्राप्त सूचनाएं स्पष्ट, सुलभ एवं पारदर्शी होने चाहिए। उसके बाद है विश्वसनीय एवं तर्कसंगत। आकलन का विश्वसनीय होना आवश्यक है, क्योंकि यह कार्य को स्पष्ट एवं सुसंगत प्रक्रियाओं की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसी कारण आकलन का विश्वसनीय एवं तर्कयुक्त होना आवश्यक है। उसके बाद है इसमें व्यापकता होना चाहिए। आकलन की पद्धति में छात्रों के अधिकांश कौशल का आकलन करना चाहिए। आकलन समग्र होना चाहिए। उसके बाद है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। आकलन विद्यार्थियों की उम्र के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद है उद्देश्यपूर्ण। कुछ निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि हमें छात्र का आकलन करने की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद निष्पक्षता होनी चाहिए। आकलन सभी के लिए निष्पक्ष हो, किसी भी तरह की पक्षपात नहीं होना चाहिए। निरंतरता। उसके बाद हम इसमें लिखा हुआ समय समय पर छात्र का आकलन करने के लिए आकलन प्रवृत्ति में निरंतर होना चाहिए।
फिर आप यहाँ पे निष्कर्ष देख सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल को जांचने एवं परखने के लिए वर्तमान समय में आकलन का भी प्रयोग किया जा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में आकलन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।